आज की वीडियो में बात करेंगे बिल्डिंग के कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक के बारे में कि किस तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आप बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को करवा सकते हो। और जब भी हम कॉस्ट इफेक्टिव बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके माइंड में आने चाहिए और उन पॉइंट्स का हमें जो ध्यान रखना चाहिए। नंबर वन, आपका जब भी आप बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाते हैं तो उसमें जो कॉस्ट है वो भी आपकी कम है, आपका टाइम भी जो कंस्ट्रक्शन का कम लगे। नंबर टू पे आपकी बिल्डिंग की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी कम है और उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी उसमें कम है। नंबर पे आपकी जो बिल्डिंग की जो लाइफ है वो बढ़नी चाहिए। और नंबर फोर पे आपकी जो बिल्डिंग में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आपको अच्छा मिलना चाहिए। और बिल्डिंग को कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए चार ऐसे तरीके जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए। नंबर वन हो गया आपका लैंड यूज किस तरीके से करें। नंबर टू पे आपका जो मटेरियल का सिलेक्शन है वो किस तरीके से करें। नंबर थ्री पे आपका बिल्डिंग का डिजाइन आ गया और नंबर फोर पे आपका कंस्ट्रक्शन का मैनेजमेंट आ गया। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं लैंड यूज के बारे में। तो लैंड यूज में जनरली अगर हम बात करें तो आपके बाइलॉज होते हैं, तो बाइलॉज का आप ध्यान में रखते हैं, आप साइड बैक छोड़ते हैं। तो डेफिनेटली जैसे अगर हम बात करें ऐसे एरिया जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गए, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, पुणे हो गया, आपका मुंबई हो गया, तो वहाँ पर क्या है कि लैंड जो है वो बहुत कम रहती है और आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। तो वहाँ पर क्या है कि आप लैंड आपने एक बार सेटबैक छोड़ लिया, उसके बाद जो है सेम एरिया के ऊपर आप जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आप अगर बनाएंगे तो प्रॉपर तरीके से जो आप लैंड का यूज़ कर सकते हैं और सेम लैंड पे आप जो है ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जो कि इकोनॉमी ऑफ लैंड यूज़ के अंदर आता है। फिर सेकंड नंबर में बात करते हैं मटेरियल के बारे में। तो मटेरियल सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मटेरियल सिलेक्शन अगर आप ठीक तरीके से करते हैं तो काफ़ी कॉस्ट कटिंग जो आप कर सकते हैं। और जैसे हम बात करें आपका कडप्पा और जो शाहबाद स्टोन हो गया, तो ये अगर लोकली आपका अवेलेबल है तो आप इसका यूज़ जो है वो फ्लोरिंग के लिए कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया और आपको ये देखना है कि आपके लोकली जो है वो कौन कौन से मटेरियल जो है वो अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लिया राजस्थान के आसपास वाले एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे जो लोकल जो स्टोन निकलता है उसका यूज़ करते हैं तो काफ़ी कॉस्ट कटिंग जो है वो हो जाती है। अगर आप राजस्थान में रह करके इटालियन मार्बल लगा रहे हैं तो ये मेरे को लगता है कि कॉस्ट इफेक्टिव तरीका नहीं है। और फिर इसी के साथ साथ ही जैसे मान लिया लोकल जो स्टोन निकल रहा है आप उसका जो यूज़ आप लेंटल में कर सकते हैं, आप सनशेड के लिए कर सकते हैं, आप जो किचन में तो उसको सेपरेटर्स के लिए कर सकते हैं। तो मतलब जो लोकल मटेरियल है उसका यूज आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे डेफिनेटली बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से जो है आप कंस्ट्रक्शन को कर सकते हैं। अगर लोकली अगर ब्रिक के भट्टे वहाँ पर लगे हुए हैं तो आप ब्रिक का यूज़ कर सकते हैं आप बिल्डिंग में और कंपाउंड वॉल्स में। और अगर लोकली अगर आपका लाइम अवेलेबल है तो आप सीमेंट की जगह जो है लाइम सीमेंट मोटार का यूज़ भी जो है वो कर सकते हैं। और कॉस्ट इफेक्टिव बिल्डिंग मटेरियल के लिए कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कुछ टेक्नोलॉजीज को डेवलप करा है और इन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला नाम आता है आपका सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिनको कि CBRI के नाम से भी जानते हैं। फिर नंबर टू पे आपका SERC जिनका पूरा नाम है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर। फिर थर्ड नंबर पे हो गया आपका RRL जिनका नाम है रीजनल रिसर्च लेबोरेटरीज। और फोर्थ नंबर पे हो गया आपका CASTRA जिनका पूरा नाम है सेंटर फॉर एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू रूरल एरिया। फिर नेक्स्ट आती है NEERI जिनका पूरा नाम है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस टॉपिक के ऊपर जो है वो काफ़ी रिसर्च करती हैं और इनकी रिसर्च के हिसाब से जो है इन्होंने कुछ अपनी गाइडलाइंस दी हैं। तो इसमें सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया कि अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल्स का यूज़ करना चाहते हैं तो बेसिकली इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, तो वहाँ पर अगर आप उस पर्टिकुलर मटेरियल का यूज़ करेंगे तो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। लाइक आपका मड और सन ड्राइड ब्रिक्स जो है वो रिकमेंड करी जाती है आपकी हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल के लिए। और इस रीजन में आपका 5 स्टोरी बिल्डिंग तक भी जो है आपका जो नॉर्मल जो ब्रिक्स होती हैं जो कि आपकी भट्टियों से निकल करके आती हैं तो वो जो है काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ जो है वो को प्रोवाइड कराती है और इनकी जो स्ट्रेंथ लगभग 4 न्यूटन पर mm² से लेकर के 20 न्यूटन पर mm² तक रहती है। फिर लेटेराइट ब्लॉक्स का यूज़ जो है कोस्टल कर्नाटका या फिर केरला वाले एरिया में किया जाता है और लेटेराइट ब्लॉक्स जो है ये आपको काफ़ी अच्छी थर्मल इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। और स्टोन मेजनरी का जो यूज़ है वो प्रेफर किया जाता है राजस्थान, MP, जम्मू और कश्मीर के लिए। और नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है आपका सेस्मिक एक्टिविटीज़ वहाँ पर ज़्यादा होती है, मतलब अर्थक्वेक का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पर कन्वेंशनल सिस्टम जो यूज़ किया जाता है आपका टिम्बर हो गया, आपका बैम्बू हो गया, मैट बेस्ड वॉल सिस्टम हो गया, तो ये जो है रिकमेंड किया जाता है। और जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर जो है फैक्ट्रीज रहती हैं जो कि सेलुलर वॉल पैनल्स को क्रिएट करती है, जो कि काफ़ी एडवांटेजली आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आसपास नियर बाय फैक्ट्री जो है वो रहती है। तो जितनी भी पॉपुलर सिटीज़ आपके दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई, तो यहाँ पर जो है आप इस तरीके के पैनल्स का यूज़ जो है वो कर सकते हैं। फिर ऐसे रीजनल एरियाज जिनके आसपास जो है वो कोल की जो है वो पावर प्लांट है तो वहाँ पर जो फ्लाई एश ब्रिक हो गया, आयरेटेड लाइट वेट ब्रिक्स हो गया जो कि प्रेफर करी जाती है। फिर होलो कॉन्क्रीट ब्लॉक्स का यूज़ जो है वो काफ़ी पॉपुलर है आपका बेंगलोर, मुंबई और चेन्नई वाले एरियाज के लिए। तो ये जितनी भी रिकमेंडेशन है ये ऊपर जो मैंने जिन ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता रखा था तो उन ऑर्गेनाइजेशन ने ये दे रखी है डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लिए। फिर डोर और विंडोज के बारे में बात करते हैं तो देखिए टिम्बर जो है आपका बहुत ही ट्रेडिशनल मटेरियल जो कि डोर और
और विंडो के लिए यूज़ करा जाता है। और टिम्बर जो है बहुत ही तेज़ी से यूज़ होने की वजह से जो है आपका कम होता जा रहा है और टाइम के साथ साथ इसकी जो कॉस्ट है वो भी जो है वो बढ़ती जा रही है। और जो है एक सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट हुआ है जिसमें कि माइक्रो कॉन्क्रीट फ्रेम्स का यूज़ या फिर जो फेरो सीमेंट को जो है वो रिप्लेस करा गया टिम्बर के साथ, जो कि 30 से 40% जो है वो चीप भी है अगर हम कंपेयर करेंगे इसकी डोर और विंडो से। तो बेसिकली अच्छी टिम्बर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी अपेक्षा आप सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड या फिर बैम्बू बोर्ड का यूज़ जो है वो कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल रहेगा आपके कंस्ट्रक्शन के लिए। और फेरो सीमेंट जो कि मैंने अभी बात करी थी, इसका जो यूज़ है बेसिकली डिफरेंट तरीकों के लिए या फिर डिफरेंट जगहों पे इसका यूज़ भी करा सकता है। लाइक आपका एज लिंटर्स में, आपके शेल्व्स या फिर कपबोर्ड के लिए, आपके वाटर टैंक्स के लिए, वेल रिंग्स के लिए, एंड सैनिटेशन यूनिट्स के लिए, सेप्टिक टैंक्स के लिए, बायोगैस यूनिट्स के लिए, बाउंड्री वॉल्स के लिए। अब दोस्तों कुछ ऐसी और टिप्स हैं जो कि काफ़ी यूजफुल आपके लिए हो सकते हैं आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट को कम करने के लिए। सबसे पहले तो ये कि जब आप मोर्टार को बनाते हैं तो अननेसेसरी आपको ज़्यादा सीमेंट मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो जो आउटर की जो वॉल है वहाँ पर 1:4 का सीमेंट आप यूज़ कर सकते हैं एक्सटीरियर वॉल के लिए, जो कि बारिश के लिए काफ़ी सही रहेंगी। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भी अगर आप सीमेंट यूज़ करते हैं तो उसमें क्रैक ही जो है वो आ जाता है। और अदर साइड के लिए आप 1:6 मोर्टार का यूज़ कर सकते हैं। और इंटरनल प्लास्टरिंग के लिए आप 1:6 इवन 1:8 का भी जो है यूज़ आप आराम से कर सकते हैं। 10 mm की थिकनेस के साथ काफ़ी इनफ रहेगा ये। फिर हम बात करते हैं सीलिंग हाइट के बारे में। तो सीलिंग हाइट जो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा कम होगी तो भी प्रॉब्लम। मतलब एक सफिशिएंट आपकी सीलिंग हाइट जो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए ये जो स्ट्रिक्टली है आपकी 2.7 मीटर तक जो है बहुत अच्छी हाइट मानी जाती है। और पब्लिक बिल्डिंग के लिए ये जो हाइट है ये 3.3 मीटर से लेकर के 3.6 मीटर तक भी ये जा सकती है। जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बात की थी लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर आप 1 स्टोरी या 2 स्टोरी बिल्डिंग जो है बनाना चाह रहे हैं अपने घर के लिए, तो उस कंडीशन के लिए आपकी लोड बेरिंग वॉल जो है वो काफ़ी इनफ रहेंगी। और अगर आप 1 या 2 स्टोरी आप बनाना चाह रहे हैं कन्फर्म है, और उस पर्पज़ के लिए अगर आप वहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा। तो जनरली आपका फ्रेम स्ट्रक्चर का यूज़ आप तभी करिए जब आप 3 या फिर 3 से ज़्यादा स्टोरी बिल्डिंग आप जो है वो लेकर के जाना चाहते हैं। और एक बिल्डिंग को इकोनॉमिकल डिज़ाइन करने के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियर की बहुत ही अहम भूमिका रहती है। एक स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है वो हर एस्पेक्ट पे जो है वो लोड को स्टडी करता है और कहाँ पर कितना सरिये की ज़रूरत है वो उतना ही सरिये डाले और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर कम कर दे। तो ये जो है कि स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको बहुत अच्छे से गाइड जो है वो कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि इसने प्रॉपर तरीके से बिल्डिंग को डिज़ाइन करवाना, तो आप हमारे टीम के स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के साथ भी जो है वो कॉन्टैक्ट करके उनसे डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। तो नंबर जो है आपको फ्लैश होता हुआ दिख जाएगा स्क्रीन के ऊपर। और फिर लास्ट पॉइंट है कि जब आप बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बिल्डिंग के लिए जो है वो कितना लोड आ रहा है और कितनी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी आपको चाहिए। तो आपको अननेसेसरी बहुत ज़्यादा गहरा भी लेके जाने की जरूरत नहीं है आपकी फाउंडेशन को। मतलब जहाँ पर आपको सेफ बेयरिंग कैपेसिटी मिल जाए वहाँ पर जाकर के रोक दीजिए, क्योंकि अननेसेसरी अगर आप लेके जाएंगे तो वो भी जो आपकी कॉस्ट ही जो है वो बढ़ाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम कर सकता है वो है सूटेबल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी डिफरेंट स्तर पर किया जा सकता है। ये आपका ऑनर के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो वो किया जाता है। इसमें क्या है कि आपका ऑनर, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर इनको रेगुलरली जो है वो मिलना चाहिए और मिल करके जो भी डिस्कशंस है वो टाइम टू टाइम जो है वो लेने चाहिए। और जो भी रिक्वायर्ड चेंज है वो जो है वो करने से पहले ही जो है वो कर दिया जाए। और क्योंकि इसमें देखिए क्या है कि सबसे पहले हम बात करते हैं मनी के बारे में। तो लमसम अगर हम बात करें तो आपका फाउंडेशन में 10 से 15% का जो बिल्डिंग का कॉस्ट आ जाता है, और आपकी वॉल स्टेयर्स में आपका 30 से 40% का कॉस्ट आ जाता है, और फ्लोरिंग में 10 से 20%, और फिनिशिंग में आपका 8 से 20%, और वाटर प्रूफिंग में आपका 8 से 12% का कॉस्ट आ जाता है। और अगर हम वाटर सप्लाई के बारे में बात करें तो वाटर सप्लाई में आपकी पूरी कॉस्ट का लगभग 12.5% के आसपास कॉस्ट आ जाता है, और इलेक्ट्रिकल वर्क का भी सेम 12.5% के आसपास का टोटल कॉस्ट जो है वो आ जाता है। और एक्सटर्नल जो वर्क होते हैं उसका कॉस्ट लगभग 5% के आसपास आ जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ना आपको ना प्रोजेक्ट को करते समय आपकी मनी की वजह से जो है प्रोजेक्ट को डिले नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ आपने देखा भी होगा कि पिछले 2 सालों में हम देखोगे कि प्राइस कितने तेज़ी से बढ़े हैं। मतलब अगर आज आप मान लिया अब इनसफिशिएंट फंड की वजह से आप जो है काम को रोक देते हैं और फिर उसके बाद मान लिया उसको लटका कर रखते हैं, तो उस केस में क्या है कि टाइम के साथ साथ चीज़ों के प्राइस इंक्रीज होता है और आपके बजट जो है वो बिगड़ते ही चले जाएंगे। तो जितना हो सकता है फटाफट जो है कंस्ट्रक्शन के वर्क को जो है वो निपटाने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रह सकती है। मैनेजमेंट में नेक्स्ट आती है आपकी मैन पावर। तो मैन पावर से रिलेटेड ना आपको जब बात करते हैं उनका रिलेशन आपको अच्छे बना करके रखने चाहिए, क्योंकि आप अच्छे रिलेशन बना कर रखेंगे तो काम जो है वो काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी तेज़ी से होगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। फिर मैनेजमेंट में नेक्स्ट आती है मशीनरीज। तो आपके ट्रैक्टर्स हो गए, ट्रक्स हो गए, कॉन्क्रीट मिक्सचर्स हो गए, वाइब्रेटर हो गए, पंप्स हो गए। तो ये जो है प्रॉपरली आपको जो है वो हायर करने चाहिए, या फिर अगर किसी
कॉन्ट्रैक्टर के हैं तो उनको बोलना चाहिए कि उसका जो यूज़ है वो प्रॉपर तरीके से करे, प्लान तरीके से करे। फिर मैनेजमेंट में नेक्स्ट आती है मटेरियल। तो मटेरियल बेसिकली आपका टाइम पे जो है वो साइट पर रहना चाहिए और डिले नहीं होना चाहिए, और प्रॉपर आपका सीमेंट भी जो है आपका ड्राई जगह पे जो है उसको प्लेस करना चाहिए, क्योंकि अगर मटेरियल में फॉर एग्जांपल मान लीजिए डिले होता है या फिर मटेरियल वहाँ पर नहीं आता, तो उस कंडीशन में क्या है कि मटेरियल लाने की वजह से आपकी जो लेबर है वो भी खाली खड़ी रहेगी, तो आपकी जो कॉस्ट है वो आपका एक तो टाइम भी आपका वेस्ट हो रहा है, आपकी लेबर जो है वो भी आप जो है वहाँ पे वेस्ट हो ही रही है उसकी टाइम, और उनकी जो दिहाड़ी है वो आपके ऊपर चढ़ रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, जो कि आपकी कॉस्ट को जो है वो काफ़ी बढ़ा देती हैं अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, और अगर आप ध्यान रखते हैं तो काफ़ी कम भी आपका कॉस्ट जो है वो हो जाता है। इस तरीके से काफ़ी सारे पॉइंट जो कि मैंने आपके लिए डिस्कस करें कॉस्ट इफेक्टिव बिल्डिंग की जो टेक्निक है जो कि आप कंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ना मैं इंस्टाग्राम पर रेगुलरली डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।